अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज सबसे पहले आपको थोड़ा सा एडवेंचर स्टोरी के बारे में आगाह करते हैं कि एडवेंचर करना भी कितना कहते हैं फ़न लविंग होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो कि वाकई दिल को छू लेगी। मोटरसाइकिल पर सफ़र करना कहते हैं ना कि हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन अगर स्पेशली बात करें विमेन स्ट्रेटा की तो ख़वातीन जो है वो थोड़ी सी झिझक जाती हैं। लेकिन लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिम्मत बरीरा खान ने ना सिर्फ ये ख्वाब कर दिखाया बल्कि हकीकत में बदल दिया। पाकिस्तान की लाखों लड़कियों के लिए मशले राह बन गई हैं। फ़ाइन आर्ट्स की तलबा ने डिफरेंट जगहों पे जाकर ना सिर्फ कहते हैं ना कि अपने रंग बिखेरे हैं, बल्कि उन चीज़ों को पेंटिंग्स के ज़रिए जो है वो उसमें लेकर आई हैं। तो बरीरा खान ने अपने एडवेंचर का आगाज़ किया मोटर बाइक से और वो गई कमराट वैली। इसके साथ साथ वो गई बुदरो और बदगोई उतरू जैसे मकामात में जाकर उन्होंने ना सिर्फ इन चीज़ों को अपना एक्सपीरियंस किया है, बल्कि अपने इस फ़न को, इस एलिमेंट को अपनी पेंटिंग्स में उभारा है। तो ये कितना एडवेंचरस टूर था। इस टूर में उनको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस हुए और उन्होंने स्पेशली मोटर बाइक पे ट्रैवल करने को क्यों अपनाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को बताएं इस सारी स्टोरी के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो लिंक में बरीरा खान मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बरीरा। Walaikum assalam and thank you so much for inviting me here. No, pleasure is all ours, but such an inspiring story कि आपने मोटर बाइक पे कुमराट वैली को कवर किया और ऐसी बहुत सी जगहों पे गई जहां जाना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो पिछले साल मैं इसी शो पर आई थी जब मैंने फर्स्ट अपना रिकॉर्ड बनाया था, सोलो फीमेल ट्रैवलर, फर्स्ट सोलो फ्रॉम लाहौर टू पंजाब पास। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड बनाया है फ्रॉम उतरोर टू बदगोई टू कुमराट, विच इज द डेडलीस्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान। सो वहां पर जीप्स भी जाने से थोड़ा सा होती है, जीप ट्रैक है। सो आई डिड इट ऑन माय मोटरसाइकिल। अच्छा बरीरा, मुझे बताएं कि बीइंग अ विमेन कितना मुश्किल था आपके लिए इन चीज़ों को लेके चलना, बिकॉज अकेले जाना, कवर करना और ख़तरनाक रास्तों से गुजरना, हाउ चैलेंजिंग इट वाज। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ जो मेरे अब्बा कहते होते थे कि मर्दानगी मर्दों की खसूसियत नहीं होती, मर्दानगी इंसान की खसूसियत होती है। मर्दानगी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला। तो वो चीज मैं अपने कभी ऊपर हावी नहीं होने दी कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये कैसे करूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है एज अ फीमेल, वो है स्टेज का और लोगों से मिलने का, लोगों के इंटरेक्शन का। और बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये अकेली लड़की मोटरसाइकिल पर आ सकती है और ये सब चैलेंजेस फेस कर सकती है। सो डेफिनेटली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, खासतौर पर जब उतरोर जैसे इलाकों से मैं गुजरी जहां पर शायद उन्होंने कभी कोई मोटरसाइकिल पे अकेली फीमेल नहीं देखी थी। और उसके बाद फिर मैं बदगोई और कुमराट जब आई हूँ, कुमराट पुलिस ने तो मुझे ये बोल दिया था कि यू आर द फर्स्ट फीमेल, सोलो फीमेल ऑन बाइक जो हमने यहाँ कुमराट में देखी है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे बताइएगा, दैट्स रियली चैलेंजिंग। मुझे बताएं कि किस किस तरह के मराहिल से आप गुजरी हैं, कहाँ आप ट्रैवल करती थी, फिर कहाँ आप क़याम करती थी, फिर वहाँ वापस आप कैसे मतलब कि आगे जाती थी। तो कुछ अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताएं। हाँ, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह अल्लाह करके मैं आगे गई हूँ क्योंकि मेरे पास 70 सीसी मोटरसाइकिल है। सॉरी, 70 सीसी मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कुछ अलग करना है तो इस तरह के चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। जब मैं कलाम से नीचे उतरी हूँ, उतरोर की तरफ आई हूँ, तो उतरोर में मैंने सोचा था मैं स्टे करूंगी। लेकिन वही बात कि एज अ फीमेल यू कांट स्टे एनीवेयर, आपको बहुत ज्यादा सेफ स्पॉट्स देखने पड़ते हैं। अभी भी मैं दीर में हूँ और मैं कल कुमराट करके आई हूँ और थल का रास्ता, कुमराट का रास्ता बहुत मुश्किल था। वहां पे सेफ एरियाज रहने के लिए मुझे बहुत कम मिले। तो फिर मैं कुमराट में डायरेक्ट जाके स्टे किया, जो कि बहुत लंबी राइड बन गई। और उसके बाद लोगों से इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। उधर की जुबान, वो उर्दू नहीं समझते, उनकी जुबान फर्क है। और वहां पर हर कोई कह तो ये रहा था कि नहीं नहीं ये सेफ है, लेकिन वहां पर मुझे कोई औरत नजर नहीं आ रही थी कि मैं वहां रह सकूं। सो इसलिए ये वाली चीजें बहुत चैलेंजिंग होती हैं जब इंटरेक्शन आता है और जब होटल्स में स्टे करना होता है।
अच्छा, आप दिन में कितना टाइम जो है वो ट्रैवलिंग में गुजारती थी, और रात को कहाँ क़याम करती थी कि रात को भी आप ट्रैवल कर रही होती थी? नहीं नहीं, मैंने लाहौर से इस्लामाबाद स्टे किया। मैं पहुंच गई थी तकरीबन 6 घंटों में। उसके बाद इस्लामाबाद से सवात गई थी, सवात से कलाम, और फिर कलाम से मैंने सोचा था कि मैं उतरोड़ में स्टे कर लूंगी, क्योंकि कलाम से उतरोड़ भी काफी रास्ता बन जाता है और सारा ऑफ रोड है, तो अब बहुत देर हो जाती है। लेकिन हुआ ये कि मुझे वही बात कि सेफ स्पॉट नहीं मिला, तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अनसेफ जगह पर रहूं, इससे बेहतर मैं रात की राइड कर लूं। तो रात की राइड टोटल चढ़ाइयां थी, ऑफ रोड था, बहुत ही गंदा पैच था वो, आप कह सकते हैं। लेकिन वो मैंने रात को सारा किया कवर, और फिर मैं पहुंची कुमराट, और ये मेरा था तकरीबन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मैं सफर में ही थी। और ये वाला मेरा फर्ज था कि मैंने इतना लंबा राइड किया, अदरवाइज मैं मगरिब से पहले अपना ट्रैवल खत्म करके सेटल हो जाती हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड विजन बाय द वे, क्योंकि बीइंग अ वुमन थोड़ा सा आपको एहतियात भी करनी चाहिए। अच्छा, यू आर रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स, तो इसमें फ़ाइन आर्ट्स को कितना बड़ा इम्पैक्ट मिला? आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई, या ये सारी चीज़ों को, आपका जो इतना बड़ा ट्रैवल है, इतनी बड़ी जर्नी थी, इसको आपने कैसे समराइज़ किया ऑन द कैनवस? मेरा, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन द गो, तो मैं ज्यादातर बना रही होती हूँ स्केचेस एंड ड्राइंग्स अपनी, और मैं बहुत इंस्टाग्राम, यूट्यूब में हर जगह दिखा भी रही होती हूँ। लेकिन जो मेरी पेंटिंग है वो प्रोसेस, जब मैं प्रोसेस जाती हूँ घर और अपने स्टूडियो में बैठती हूँ, काम करती हूँ, तो ये सारा प्रोसेस उधर आता है। अभी मेरा थीसिस चल रहा है, और मेरा सारा काम मेरी ट्रैवलिंग से निकला है, और वो नजर आता है कि किस तरह से मेरी ट्रैवल और मेरे आर्ट दोनों एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, इंटर रिलेटेड है आपके। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं बरीरा कि मोटिवेशन थी आपकी ट्रैवल करना और बाइक के साथ ट्रैवल करना, तो इसमें कितनी फ़िज़िकल फ़िटनेस चाहिए, कितनी आपको स्किल्स चाहिए? क्योंकि जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, जिनके लिए आप रोल मॉडल हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक्सपीरियंस होगा आपका। सबसे पहले मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, आप फिजिकली फिट हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, अगर हम फिजिकली बात करें, तो मैं अब तक फ्रॉम वेरी अर्ली एज, आई थिंक फ्रॉम 8th क्लास में योगा कर रही हूँ। मैं कभी जिम नहीं गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं योगा रेगुलर करती हूँ सुबह उठकर या रात को। योगा इज लाइक द पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए ये फिजिकल फिटनेस, जब आप योगा और इस तरह की मेडिटेशंस करते हैं, तो मेंटल फिटनेस भी आपको मिलती है। और आपके अंदर खुद एक करेज और एक हिम्मत होनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है इस सारी चीजों में। इफ यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, देन फिजिकल हेल्थ पे, और फिर यू शुड हैव दैट करेज कि मुझे ये करना है तो बस करना है। खुद एतमादी जो है बहुत ज़रूरी है इसमें, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपने महसूस किया हो कि यू वांट टू गो बैक, या आगे जाना बहुत मुश्किल है, सच एक्सपीरियंस? अभी राइट नाउ राइट नाउ क्या मतलब कि आप बैठे, आप दीन में बैठी हुई हैं, आपने कल ही कुमराट वैली जो है वो पूरा कवर किया है। या एक्चुअली जो उतरोड़ से बदगोई और बदगोई से कुमराट का रास्ता था ना, वो तो एक अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के हवाले बंदा चलता है। लेकिन जो थल से कुमराट और पूरी कुमराट वैली है, मेरे ख्याल से अगर आप एडवेंचर के शौकीन है ना, तो वो एक वैली ही बहुत है, क्योंकि वहां पे कोई रोड नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, बहुत खूबसूरत है। कुमराट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, लेकिन ऑब्वियसली अनटच्ड है, और वहां पे कारपेट रोड्स भी नहीं है, रोड्स तो बनी नहीं हुई, सारा ऑफ रोड है। मैं ऊपर तक गई हूँ, एंड तक, जहां तक बहुत कम लोग जाते हैं, एक्सप्लोरर्स सही वाले जाते हैं, और मुझे मना भी कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं उतरोड़ कर रही हूँ, तो ये तो कोई मसले की बात नहीं, मैं चले गई। लेकिन जब मैं आ रही थी ना थल से वापस, मैं तब सोच रही थी कि मैं यहाँ से वापस क्यों ना चली जाऊं, मतलब बस हो गई है। हाँ। क्योंकि इतना एडवेंचर हो गया है, बाइक इतनी चला ली ऑफ रोड पे, लेकिन मुझे पूरा करना है अपना टूर। बस मेरा अंदर एक ये चीज है कि करना है तो करना है। तो मैंने ऐसे चित्राल तक जाना है, कैलाश एंड देन चित्राल, तो फिर मैं दीर की तरफ आई। अच्छा, मुझे सबसे पहली बात बताएं कि आप मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ख़वातीन जो है वो अकेली जाने से डरती भी हैं और डर भी उनमें होता है।
तो वो डर जो है वो कैसे निकाला जा सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली आप अकेली जा रही हैं, रास्ते में कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, लोग हैं, कोई आप यू नो व्हाट आई मीन, तो हरासमेंट से बहुत डर लगता है। तो इस चीज़ों को आपने कैसे कर्व किया? सबसे पहले तो मुझे पता था कि आई एम अ सोलो ट्रैवलर, मुझे पूरी दुनिया अकेले घूमनी है, आई वांट टू टच द लिमिट्स। तो मैंने पहले तो एजेंसी के साथ ट्रैवल शुरू किया था, छोटी छोटी एजेंसी के साथ मैं ट्रैवल करती थी, मैं लोगों का कल्चर समझती थी, जुबान समझती थी, देखती थी लोग कैसे हैं, और तरह से करके मैंने अपनी फर्स्ट जर्नी जब शुरू की है मोटरसाइकिल पे, वो भी मेरी ग्रुप के साथ थी। फिर ग्रुप के साथ इतनी सारी जब कर लिए तब समझ आई मुझे कि अब मैं सोलो कर सकती हूँ, तो फिर मैं सोलो टूर पे गई। अपने सोलो टूर में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली, और उसपे आपको एक बात मैं टिप दूंगी सब लड़कियों को, वेरी इंपॉर्टेंट, योर सिक्स्थ सेंस एंड इनेट सेंस। आपको कोई भी कह रहा है ना कि दिस इज सेफ, ये खा लो वो खा लो, अगर आपका दिमाग नहीं मान रहा तो आप अटक जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं ये करना, मैं ये नहीं खाऊंगी। अब यही उतरोर में मेरे साथ हुआ, मुझे एक लोकल कहीं जा रहा है, ये सेफ है, आप इधर रह लें, और वो मुझे इतना कह रहा है कि मैं एक पॉइंट आया, आई वाज बीइंग वेरी सस्पिशियस कि ये मुझे इस तरह क्यों कह रहा है, ये बार बार मुझे क्यों। मैंने उसको कहा कि भाई मैंने नहीं रहना इधर, और फिर उसने मुझे दोबारा बोला फिर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल्स का बहुत रिस्पेक्ट के साथ रहना है, क्योंकि उन्हें 10 और लोकल्स का पता है, यू आर अलोन देयर। लेकिन जब आपका पॉइंट आए कि आपने नहीं है तो बहुत जरूरी है, जैसे मैंने उसको बोला कि भाई आप मुझे ना बताएं, मैं बहुत देर से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, आई नो मैंने नहीं रहना इधर, मैं जा रही हूँ। तो अच्छा, दिस वाज द थिंग दैट यू केप्ट इन माइंड। अच्छा, अबाउट योर पेंटिंग्स, मुझे ये बताइएगा कि आप इतनी बड़ी आपने ट्रैवलॉग की है, आप ट्रैवलर हैं, आपकी पेंटिंग्स जो आ रही हैं या आपने थीसिस कंप्लीट कर रही हैं, वो क्या उसका सब्जेक्ट है और किस चीज़ पे आ रही है? एक्चुअली कुछ थोड़ा फिलोसॉफिकल है। कुछ ख्वाब होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और कुछ ख्वाब होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं। तो मैं उन ख्वाबों को मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं, मैं अपने ख्वाबों में उड़ रही होती हूँ, कभी किसी वादी में कभी किसी वादी में, बचपन से ऐसा ही है, और मैं उनको मर्ज कर रही हूँ अपने ख्वाबों को जो मैं सोते हुए देखती हूँ, और वो ख्वाब जो मैं अभी अपने लिविंग में जी रही हूँ, दैट इज ट्रैवलिंग। ओके, सो आई थिंक हम आपकी पेंटिंग्स में वो नजर आएगा। अच्छा, फैमिली सपोर्ट के बारे में बताएं, हु सपोर्टेड यू मोस्ट in the family about your travels and your travelogues? कौन हो सकता है? सबसे पहले तो मेरी बहन, सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उसको दूंगी, शी इज अ जेम। मतलब उससे बड़ा मेरी जिंदगी में कोई पिलर नहीं है मेरा, और उसने मेरे अब्बा को कन्विंस किया, मेरी अम्मा को कन्विंस किया। शुरू में मेरे अम्मा अब्बा नहीं मानते थे, मैं धक्के से चले जाती थी, बट अभी इस टूर पे मैं बड़े धड़ल्ले से मजे से आई हूँ, क्योंकि दे आर ओके विद दिस, क्योंकि वही बात कि जब आप कर दिखाते हो तो फिर दुनिया भी आप पे यकीन करती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि टूरिज़्म के हवाले से आपने इतनी जगहें देखी हैं, आप ट्रैवल कर रही हैं, टूरिज़्म के हवाले से आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में किन किन चीज़ों का फुकदान है? मुझे ऐसा लगता है कि टूरिंग में सबसे पहले तो फैसिलिटीज थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से हमारे तो जो काफी सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, लेकिन उसको अगर हम साइड पे रखें तो हमारी ये जो रोड कंडीशंस वगैरह हैं और स्टेज है, कुछ जो स्टेज है मतलब सेफ जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, और लोग बहुत सारे इलाकों में लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उन्होंने किस तरह से किसी से बात करनी है। मैंने 2-3 इलाकों में पाकिस्तान के इस तरह से फील किया है कि यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये किस तरह से किसी टूरिस्ट को डील करें। सो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल हमारे लोगों में भी होनी चाहिए, और पाकिस्तान की ब्यूटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। मैंने वो चीजें देखी हैं जो मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये पाकिस्तान में हैं, लेकिन पता ही नहीं है किसी को। सो पाकिस्तान के टूरिज्म पे एज एन मीडिया मुझे लगता है, और एज एन गवर्नमेंट, और हम लोग जो ट्रैवलर्स हैं, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए।
अच्छा बरीरा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं पूरे ग्रुप के साथ जाऊं, ग्रुप लेके जाऊं और जाके उनको भी बताऊं, लाइक फ़ीमेल, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान में, ना होने के बराबर हैं, तो उनके लिए कोई आप स्टेप लेना चाह रही हो? सॉरी मुझे समझ नहीं आया शुरू का पार्ट। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप ग्रुप्स में जाना जाना का शौक़ है आपको, कि आप ग्रुप्स लेके जाएं वहाँ, बीइंग फीमेल मोटरसाइकिलिस्ट बहुत कम है, तो उनके लिए कोई आप स्टेप लेना चाह रही हूँ, उनको इंकरेजमेंट के लिए? हाँ, आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट। अभी कुछ अर्सा पहले ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, लेकिन कुछ मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं ये भी अभी नहीं कर पा रही। बट डेफिनेटली मेरा प्लान है कि मैं एक फीमेल सेंट्रिक ग्रुप लेकर जाऊँ। ठीक है। और ये मोटर बाइकिंग का जो शौक था, ये कब से आपको आया, ये तो पहले मुझे बताएं। मुझे नहीं पता, मैं तो छोटी थी, लेकिन मेरे अब्बा कहते होते हैं कि जब तुम बाहर जाती थी, उंगलियां छुड़वा रही होती थी, हाथ छुड़वाती थी कि मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे आजादी दे दो। और बचपन से ही किसी की मोटरसाइकिल देखी उसके ऊपर बैठ जाना, कोशिश करना कि किसी तरीके से चल पड़े। आती नहीं थी चलानी, ये भी नहीं पता था कि चाबी घुमाएंगे तो चलेगी, बस ऐसे ही बिला वजह बैठ जाती थी। तो ये एक बचपन से जो आप कहते हैं ना कुछ शौक होते हैं, तो वो वाला शौक था मेरा। और उसके बाद साइकिल सीखी, मजा नहीं आया, मैंने कहा नहीं मोटर होनी चाहिए, स्पीड चाहिए। और उसके बाद अब्बा की मोटरसाइकिल डायरेक्ट पकड़ी है और वो मैंने तकरीबन हफ्ता में सीखी है। हफ्ते बाद मुझे आ गई थी और 6 महीने बाद मैं अपने टूर पे चले गई थी। अच्छा, आप खवातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि कि आगे उन्होंने कैसे इस चीज़ को लेके जाना है, अगर वो ट्रैवल से मुंसलिक हैं और ट्रैवल लॉग्स बनाना चाहती हैं या ट्रैवलिंग करना चाहती हैं? बरीरा, आवाज़ सुन रही है? मैं हमेशा अभी क्योंकि 1 साल से सॉरी जी बरीरा, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं खवातीन को? ठीक है, क्योंकि 1 साल से मुझसे ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है कि आप खवातीन को क्या पैगाम देंगी। मैं आपने भी मुझसे एक बार इसमें पूछा था सेगमेंट में, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि फॉलो योर ड्रीम्स, और जो करना है वो करना है। लेकिन लड़कियां आजकल ना बहुत आ रही है, मैं आपको सही बताऊं, आपको भी पता है, हम अपने घरों में देखते हैं, मेरे घर में, मेरी फैमिली में देयर आर सो वर्किंग लेडीज, अब लोग अपना परसू कर रहे हैं। मैं पैगाम दूंगी घर के लड़कों को, आदमियों को, कि आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट से भी ना ऐसे एक लड़की ऊपर जा सकती है। अगर आपकी सपोर्ट हो, एक लड़की बगैर सपोर्ट के इतना कुछ कर सकती है, तो वो आपकी सपोर्ट हो तो कितना कुछ कर सकती है। एंड डेफिनेटली हमें एक पिलर ऐसा चाहिए होता है, एक हैंड ऐसा चाहिए होता है जो इतना स्ट्रांग हो, जो हमारे साथ खड़ा हो। अदरवाइज जिसने करना है उसने तो कर ही लेना है। लेकिन मैं ये पैगाम लड़कों को दूंगी कि सपोर्ट योर सिस्टर्स, सपोर्ट योर मदर्स एंड सपोर्ट योर वाइफ्स। थैंक यू सो मच बरीरा खान फॉर बीइंग इन द शो। और बरीरा खान वो खातून हैं जिन्होंने बाकी तमाम लोगों के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल बन के सामने आई हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल लॉग उनको पसंद है और ट्रैवलिंग से उनको बहुत बेहद प्यार है, तो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि डरती हैं, मगर ऐसी भी ख़वातीन हैं जो माशरे में एक ज़िंदा मिसाल हैं, तो हैट्स ऑफ टू हर। तो व्यूअर्स, थोड़ी सी बात करते हैं आजकल जिस तरह के तूफ़ानी हादसे हो रहे हैं, और तूफ़ानी हादसे भी हो रहे हैं, एयरप्लेन क्रैशेस भी हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम तमाम जो लोग हैं वो सेफ़ रहें। मगर अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है 28 जून को इंडोनेशिया में, जहाँ फ़िज़ाई निज़ाम में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। थैंक गॉड कि वो हादसा नहीं पेश आया। बातिक एयरलाइन की परवाज़ थी जो मेलबोर्न के टेम्पुरा हवाई अड्डे से रवाना हुई थी, और जब सोकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पहुंची तो एकदम से देखा कि मौसमी ख़राबी की वजह से जो प्लेन है वो बिल्कुल जो है एक साइड की तरफ कर्व
कर गया और बिल्कुल स्ट्रेट में अगर वो लैंडिंग गियर में पहुंच गया था, मगर जो देखा कि जो प्लेन था वो अपना बैलेंस है वो कंट्रोल ना कर पाया और वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया। वो मामिल थे जिन्होंने एक रूटीन लैंडिंग की इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई थी और इस प्लेन में 177 जो मुसाफिर थे, 177 मुसाफिर थे वो मौजूद थे और ये तैयारा जो था बोइंग 737 था। जैसे ही रनवे के करीब पहुंचा तो तेज़ हवाओं ने इस तैयारों को अपने लपेट में ले लिया और एक तरफ जो है वो बैलेंस आउट होकर झुक गया। तो एकदम से देखें, वीडियो भी बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया में और लोगों को एकदम से वापस हुआ कि ये ऐसा ना हो जिस तरह के रिसेंटली हमने देखा है कि भारत में जो है वो एयर क्रैश हुआ था, इससे कितनी जानें जो हैं वो चली गई थी। तो खुशकिस्मती से पायलट ने गैर मामूली महारत और अपने हाजिर दिमागी के साथ जो है तैयारे को बाहिफाजत जो है वो उतारा और कामयाब हुए और इससे जो मुसाफिर हैं सारे वो महफूज रहे और कोई भी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। पैनिक सिचुएशन तो हो गई थी एकदम से, क्योंकि ज़ाहिर जब इस तरह की इमरजेंसी होती है और देखा जा रहा है कि सामने से प्लेन आ रहा है, उस लैंडिंग गियर में प्लेन जो है वो लैंड होने जा रहा है, तो तेज़ हवाएं जो हैं आजकल जिस तरह के तूफ़ान आ रहे हैं, तेज़ हवाएं आ रही हैं, तो जहाज़ जो है वो एकदम से बेकाबू हो गया और एक साइड पे वो कंसाइड कर गया। मगर हैट्स ऑफ टू द पायलट जिसने बाकी अपने नफ्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया और बिल्कुल एक महारत से उसने प्लेन को बिल्कुल लैंडिंग करवाई अच्छे तरीके से। तो माहिरीन का ये मानना है कि लैंडिंग के वक्त तेज़ हवाओं का जो असर था उसने प्रेशर डाला और प्रेशर से अचानक जो है वो तैयारे का कंट्रोल जो है वो मुश्किल हो गया। तो तजर्बा, तरबियत और ख़ुद एतमादी जो है, जिस तरह की हमने पहले भी बात की, हमने अभी आपको बताया कि बरीरा ख़ान जो हैं जिन्होंने बताया कि ख़ुद एतमादी कितनी ज़रूरी है, उस तरीके से हर काम में, हर प्रोफेशन में जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप लूज़ कर जाते हैं, जिससे हमने देखा कि बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। तो ऐसा वाक़या जो है वो समटाइम्स जो है वो दिल को दहला देता है, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा। मगर ये जो वाक़या है ये इसने हमें याद दहानी कराई है कि हज़ारों फुट की बुलंदी पर परवाज़ एक नई आजमाइश के साथ सेफ़ तरीके से लैंड होगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, थोड़ी सी बात करते हैं प्रोग्रेसिव न्यूज़ के हवाले से। वो न्यूज़ ये है कि हम सब का हक़ है कि साइंस तक रसाई करना, और ऐसे जो लोग हैं जो कि साइंस की टेक्नोलॉजी में या साइंस के दायरे में वसी काम कर रहे हैं, तो हम सब उनको खराज तहसीन जो है वो पेश करते हैं और कर भी रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं बलूचिस्तान जैसे एक पसमानदा इलाके की, जहाँ एक मुनफरद किस्म का काम हुआ है, क्योंकि इलाका जो है वो पसमानदा है, उधर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मगर फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी जो है, तो बात यह है कि 2 स्टूडेंट्स ने एक तहलका मचा दिया है, और 2 जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। वो हैं इबादुल्लाह कुरैशी और मिनाहिल इजाज़ ने एक ऐसी तख्लीक की है जो कि अब आपके सारे जो सवालों के जवाब देगी। और बीकन स्कूल सिस्टम से दोनों जो ये तलबा हैं ये वाबस्ता हैं, जिन्होंने साइंस गाड़ी का इजाद किया है। तो ये साइंस गाड़ी क्या है और इसका इजाद जो है वो लोगों तक कैसे असरात मुरतब करेगा, वो किन किन चीज़ों पे काम करेगा, और उसके बाद ये है कि ये जो साइंस गाड़ी है ये किन किन इलाकों में जा रही है, किन किन कम्युनिटी लर्निंग का हिस्सा बन रही है, किन किन मदारिस, कितने स्कूल्स का हिस्सा बन रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको उन दोनों तलबा से मुतारिफ़ करवाएं। तो मैं वेलकम करती हूँ मिनाहिल इजाज़ और इबादुल्लाह कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को सबसे पहली बात है बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है इस इन्वेंशन में। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर मॉर्निंग शो। जी मिनाहिल, आपसे पहले मैं सवाल पूछती हूँ। पहले आप मुझे बताएं कि कितना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन था आपका? सो बेसिकली हमने यूनिसेफ के साथ इंटर्नशिप की थी, जहाँ हमारा ग्रुप था विच वाज वर्किंग ऑन साइंस गाड़ी। मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन था वो मेरा और इबाद का था इस प्रोजेक्ट में। दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग अप फ्रंट एंड रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोजेक्ट।
ठीक है, तो ये जो साइंस गाड़ी का जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट था? इस कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं और कौन सी डिस्कवरीज जो हैं वो होंगी? साइंस गाड़ी में दरअसल इस तरह हमें ये कॉन्सेप्ट आया, ये आइडिया आया कि जब हम यूनिसेफ में इंटर्नशिप करने गए, सो ऑलरेडी उनके पास फ्लड इफेक्टेड एरियाज के लिए मोबाइल लाइब्रेरीज अवेलेबल थी। सो दे सेड कि हमें एजुकेशन पे ही काम करना है और इसी में ही कोई ऐसी चीज लानी है जो विलेजेस और इधर जा सके, मोबाइल पे काम करना है, या आप लोग डिसाइड करेंगे। सो देन वी केम अप विद द आइडिया ऑफ साइंस गाड़ी। फिर उनको भी काफी पसंद है। इसमें हम हर हर किस्म का साइंस एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सो ये आइडिया दरअसल एक मोबाइल लाइब्रेरी से आया। ठीक है, मिनाहिल मुझे ये बताइएगा कि मोबाइल साइंस लैब में किन किन आलात और कौन कौन से जो आप एक्सपेरिमेंट्स करा रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? बेसिकली साइंस गाड़ी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के आलात मौजूद हैं जो नेशनल और प्रोविंशियल करिकुलम के साथ टेलर्ड हैं। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है, बाद में आपकी तरफ आती हूँ, ये जो गाड़ी है ये किन किन स्कूल्स में जा रही है, किन किन कम्युनिटी सेंटर्स में जा रही है और किन किन स्टूडेंट्स की तवज्जो का मरकज बन रही है? राइट नाउ साइंस गाड़ी 4,500 से 5,000 बच्चों को पढ़ा चुकी है और 152 प्लस स्कूल्स में जा चुकी है, जिसमें ये स्कूल्स जनरली उस्ताद मोहम्मद और जफराबाद के। ठीक है, मिनाहिल आप बताएं कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका क्या है आजकल, क्योंकि अब तो हर चीज़ प्रैक्टिकल हो गई हुई है, स्किल बेस हो चुकी हुई है। आपको लगता है कि इस तरह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो टेक ओवर कर देगी कोर्स वर्क को? देखिए, इन माय ओपिनियन प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में करिकुलम बेस्ड जो टेक्स्ट बुक है वो भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों को जब साथ लेके चलेंगे, आप नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल जो है के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं, अगर अलग अलग चले तो आई डोंट थिंक कि इट्स पॉसिबल कि आप कहीं पहुंच सके ज़िंदगी में। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपकी तरफ जाऊंगी। बात की साइंस गाड़ी को आपने किस तरह डिज़ाइन किया, क्या सोचा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो, जैसे बताया कि आपने प्रैक्टिकल्स जो हैं वो प्लेस हो रहे हैं, मगर इसकी डिज़ाइनिंग में कितनी मुश्किलात आपको पेश आई? साइंस गाड़ी की डिजाइनिंग में सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें नजर आई वो ये थी कि हर जगह के जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और गलियां हैं वो डेवलप नहीं हुई। हमारे शहर क्वेटा में फिर भी बाकी जगहों से बेटर है, मगर उधर जब अगर हम जनरल साइज की कार बना देते और वो फिर कुछ गलियों में या उधर पहुंचते हुए चीजें डैमेज होती, तो सबसे बड़ा डिजाइनिंग में प्रॉब्लम यही आया था कि उसका साइज और गाड़ी की एलिवेशन और इस हिसाब को देखकर कि उधर हर गली और हर किनारे, हर कोने में साइंस गाड़ी फिट आ सके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था हमें डिजाइन में ये आया। ट्रांसपोर्ट जो है वो इतनी इक्विप नहीं थी, बिल्कुल ऐसे। मिनाहिल आप मुझे बताइएगा कि बच्चों ने क्या क्या सीखा है, कैसे कैसे तजर्बों से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक बड़ी न्यू इन्वेंशन है। जी, बेसिकली जो ये बच्चे हैं इन स्कूल्स के जिनमें हमारी साइंस गाड़ी जाती है, उन बच्चों ने आज तक एक माइक्रोस्कोप नहीं देखा, उनके पास एक टेस्ट ट्यूब भी नहीं है। तो जब हम उनके पास ये आलात पहुंचाते हैं, वो ये तरीके सीख रहे हैं कि साइंस जो है असल में भी एग्जिस्ट करती है, ना कि सिर्फ उनकी किताबों में। हम उनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हर चीज़ पढ़ाते हैं और हर क्लास के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं जो एक टीचर और उनके साथ एक फैसिलिटेटर जाके उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये जो साइंस गाड़ी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप लोग थोड़ा बहुत जो है वो चार्ज करें डिफरेंट स्कूल से? हम किसी स्कूल को चार्ज नहीं कर रहे। साइंस गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूनिसेफ फंडेड है। जो हमारे पास जो 2 टीचर्स हैं और सारे आलात हैं, उन सब की फंडिंग जो है यूनिसेफ कर रही है, लेकिन जिन स्कूल्स में साइंस गाड़ी जाती है उनसे हम कोई फ़ी नहीं चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा कि आपका नेक्स्ट जो चीज़ है, प्रोजेक्ट है, वो किस चीज़ पे आ रहा है? आर यू गाइस थिंकिंग टू मेक समथिंग डिफरेंट? बिकॉज इतनी बड़ी इन्वेंशन होना पाकिस्तान में, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग इसी के अराउंड रखना चाह रहे हैं अपना, लाइक अगर मोबाइल क्लासरूम्स हो जाए या इस तरह के पोर्टेबल क्लासरूम हो जाए, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट का क्लासरूम्स और ऐसी चीजें, लैब्स, लाइब्रेरीज ये बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा इसी के अराउंड रहेगा। साइंस गाड़ी के पोर्टेबल क्लासरूम भी हो सकती है और चीजें भी हो सकती है। तो ये बात क्या आप लोगों का मिशन है कि आप लोग डिफरेंट एरियाज़ में जाएं, लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ में जाएं या ऐसे पसमानदा इलाकों में जाएं जहां बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं? आर यू गाइज वर्किंग ऑन दैट इबाद? साइंस गाड़ी का एग्जिस्टेंस में आने का बेसिक एम ही यही था कि हम ऐसे इलाकों में जाएं, विलेजेस में जाएं, जहां पर साइंस एजुकेशन प्रैक्टिकली समझाई नहीं जाती। वो बच्चे हर साल वही किताब पढ़ के पेपर देकर आ जाते हैं, मगर उनको पता नहीं है एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में होता कैसे है और किस तरह हर चीज वर्क करती है। सो बेसिक एम हमारा साइंस गाड़ी का यही था। मिनाहिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में कितनी विमेन ओरिएंटेशन है, कितनी बच्चियाँ जो हैं वो इस चीज़ से वाबस्ता हैं, कितनी बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल्स में ये साइंस लैब्स के ज़रिए प्रोजेक्ट्स जो हैं करना चाह रही हैं, सीखना चाह रही हैं? देखिए, जैसे पाकिस्तान और ख़ासकर बलूचिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट कम है और विमेन इन्वॉल्वमेंट स्टेम में बहुत कम है। लेकिन जब हम ऑल गर्ल्स स्कूल में जाते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ ये काम करती हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करती हैं और सवाल पूछती हैं, एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड। जो लड़कियां डरती थी आगे आने से, वो आगे आके अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर रही हैं, वो सीख रही हैं और वो कुछ आगे करना चाहती हैं। जो लड़कियां जो सिर्फ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की तरफ जा रही थी, अब वो हाई स्कूल पढ़ना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाह रही हैं। सो आई थिंक बलूचिस्तान में जो कम विमेन इन्वॉल्वमेंट थी, हमारा प्रोजेक्ट साइंस गाड़ी उसको भी इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। ठीक है, तो मतलब कि बहुत बहुत शुक्रिया मिनाहिल एजाज साहिबा आपका, इबादुल्लाह कुरैशी आपका। बीकन हाउस कोयटा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वेंशन की है। वो इन्वेंशन ये है कि साइंस गाड़ी के ज़रिए वो डिफरेंट स्कूल्स में जाके प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स के, और उन प्रैक्टिकल के ज़रिए ना सिर्फ एजुकेट हो रहे हैं बच्चे, ना कि एजुकेशन के साथ साथ जो है वो इतना बड़ा जो इनिशिएटिव लेकर आगे खड़े हुए हैं कि इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि मोबाइल स्कूल्स, मोबाइल टीचर्स जो हैं वो भी मंजर आम पर आए। तो हुकूमत को भी चाहिए थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट करके ऐसे इलाके जो डिजर्टेड हैं, लेस पॉपुलेटेड हैं, यहाँ जहाँ पे ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं हैं, अपना रोल अदा करे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपका एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, मोहब्बत की कोई जो है ना वो कीमत कम नहीं होती, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें वालिदैन की मोहब्बत तो सबसे निराली, सबसे बेमिसाल होती है। कभी माँ अपने बच्चे की खातिर भूखी सोती है और कभी बाप जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो लगा देता है अपने बच्चों को बचाने में। तो आपने देखा होगा कि एक रिसेंटली वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जब एक बहरी जहाज़ जिसका नाम था डिज्नी ड्रीम के नाम से, जो कि जा रहा था दरिया में, और बाप अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार जो लम्हा है वो गुजार रहा था। वो अपनी बेटी की तस्वीरें खींच रहा था और बेटी जो है वो रेलिंग के पास खड़ी हुई थी 4थी मंजिल पे। तो बहरी जहाज़ जो था वो 14 मंजिला जहाज़ जो था वो अपने सफ़र पर गामजन था। लेकिन बाप बेटी का जो रिश्ता था वो भी एक खूबसूरत रिश्ता होता है, क्योंकि ऐसे लम्हात को हमेशा से कैप्चर किया जाता है, महफूज किया जाता है। तो वो महफूज हो रहे थे कैमरे में जब एकदम से देखा कि जो बेटी है वो जाके दरिया में गिर गई, और देखते ही देखते जो है वो बाप की एकदम से ना कहते हैं कि ज़िंदगी बदल गई। फ़ौरन ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तो बाप ने फ़ौरन जो है वो छलांग मार दी और अपनी बेटी को बचाने की कहते हैं ना कि भरपूर कोशिश की। तो ये तस्वीर जो है एकदम से सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई और आपने देखा कि एकदम से ही डिफरेंट हलकों में
डिफरेंट किस्म की जो है वो लहरें दौड़ गई कि ऐसा भी कोई रिलेशनशिप है, ऐसे भी जो लम्हे हैं वो एकदम से खौफनाक तरीके से बदल सकते हैं। तो लेकिन उस शख्स ने सोचने समझे बगैर ही एक स्टेप लिया और छलांग मारकर उसने बाकायदा कोशिश की कि उसकी जो बेटी है वो बचाई जा सके। तो ये बाप और बेटी की जो ज़िंदगी की जो कहानी है, कश्ती की मौजों में थपेड़ों से बचाते रहे वो बाप जो है अपनी बेटी को थामे, इस उम्मीद के साथ, इस हिम्मत के साथ कि वो बच जाएंगे दोनों। तो जैसा कि कह रही हूँ, जब तक मैं वहाँ हूँ तब तक वहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये बाप का जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन जो थी ये उसके दिमाग में थी कि मैं अपनी बेटी को हर तरीके से बचा लूँगा। तो एक छोटी सी कश्ती जो है जो इन दोनों की ज़िंदगी उनकी वापस लेकर आई, वो वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और छोटी सी कश्ती में दोनों अफराद को बचा लिया। और कहते हैं ना कि खामोश महाफिज जो है वो था उसका बाप, जिसने अपनी बेटी को ज़ोर से थामे रखा और इन मौजों से लड़ते लड़ते वो उसको ज़िंदगी से बचाकर वापस जो है वो ले गया। तो ये तो थी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी। और स्टोरी का ये एक मॉरल है कि जो कुछ रिश्ते जो होते हैं ना कि वो बिल्कुल मिसाली होते हैं और वो ऐसे मिसाली होते हैं कि उनका कोई जो है कोई सेकंड एग्जाम्पल नहीं होती। जो बच्ची जो थी वो भी एक माँ बाप के लिए बच्चे जो हों वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनकी नस्ल जो है वो अपने बच्चों से चलती है। तो एक छोटे से वाक़े ने कहते हैं ना कि डिफरेंट सोशल फोरम्स पे एक सोशल इम्पैक्ट जो है वो डाला। वो सोशल इम्पैक्ट ये था कि जो मोहब्बत है उसकी कहते हैं ना कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, और ऐसी जो मोहब्बत जो कि ब्लड रिलेशंस के साथ हों, जो आपके खूनी रिश्तों के साथ हों, उनका तो कहते हैं ना कोई पुरसान हाल ही नहीं है। तो ऐसी एक जो वाक़या था वो हमने देखा और सामने भी नज़र आया। ये वाक़या जो है 29 जून को पेश आया और उसके साथ साथ जैसे ही वाक़या पेश आया उसके साथ इसकी सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ हैं वो जारी कर दी गई। और जब एक कम उम्र लड़की जो थी वो पिक्चर्स खिंचवा रही थी अपने फादर के साथ, तो एकदम से कहते ना कि ना अनहोनी हुई और वो जाके गिरी पानी में। और उसके साथ साथ देखा कि उसके बाप ने कितनी हिम्मत का मुजाहरा किया और जाकर अपनी बेटी को बचा लिया। तो व्यूअर्स, ऐसे वाक़े से दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ शेयर करें और एक ये सोशल इम्पैक्ट बढ़ाया जाता है इससे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान की आला अदलिया ने इंतखाबी अमल के हवाले से एक ऐसा तारीखी और आइनी फ़ैसला दिया है जिसके दूररस असरात न सिर्फ सियासी जमातों की पार्लिमानी ताकत पर मुरतब होंगे, बल्कि ये फ़ैसला इंतखाबी शफाफियत, आइनी वफादारी और कानून की बालादस्ती के लिए भी एक वाज़ेह सिमत का तयन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून 2025 को 10 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से वो तमाम रिव्यू दरख्वास्तें मंजूर कर ली जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक 12 जुलाई 2024 और 23 सितंबर 2024 के फैसलों के खिलाफ दायर की गई थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की रिवर्स इंजीनियरिंग को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 और इलेक्टोरल एक्ट 2017 के सेक्शन 66, 104 और वेल्स 95 की असम को नोटिस करते हुए वाज़े कर दिया कि मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टियों की अहलियत मुकम्मल तौर पर आइनी कानूनी तकाज़ों की पाबंद है। ये फैसला सिर्फ एक तकनीकी इस्लाह नहीं बल्कि आइनी हुक्मरानी और जमहूरी इदारों की सालमियत का मजबूत दिफा है। अदालत ने इस अमर की वजाहत भी की ताकि मखसूस नशिस्तों का हक उन जमातों को ही मिलेगा जिन्होंने इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन और जनरल नशिस्तें जीती और वक्त पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाई। अदालत ने आइन की रूह की वजाहत करते हुए इंतखाबी निज़ाम में गैर फितरी मुदाखलत को रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम दिया और इसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे इस फैसले की कानूनी, आइनी और सियासी जो मज़मूरात हैं वो क्या हैं और ये फैसला पाकिस्तान की जमहूरी तसलसल और पार्लिमानी ढांचे को कितना मजबूत करेगा। तो इस हवाले से हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं वो मुमताज़ माहिर कानून हैं हाफिज़ एजान खोकर साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू सो मच हिना। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अदालत ने जो रिवर्स इंजीनियरिंग को किस बुनियाद पर जो है मुस्तरद किया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जुलाई 2024 को जो एक फ़ैसला आया उसके अंदर बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कंट्रोवर्सी ये थी कि क्या आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 या उसके बाद सेक्शन 104 या रूल 94 के मुताबिक SIC पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आर्टिकल 51 के नीचे क्वालिफाई करती है या नहीं करती है। चूँकि बुनियादी तौर पे जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया तो जितने भी PTI के बैक्ड कैंडिडेट्स थे उन्होंने सबको SIC को ज्वाइन किया, 51 के नीचे अपने डिक्लेरेशंस दिए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए कि हमें जो है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया जाए कि ये SIC के हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर रिज़र्व सीट्स जो है वो एलोकेट जाए जो मिनॉरिटीज़ की हैं या उसके बाद आपकी विमेन सीट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके इस दरख्वास्त को रद्द किया और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से 5-0 से खिलाफ फैसला आया। इलेक्शन कमीशन ने जब पहला फैसला दिया तो 4-1 की बुनियाद के ऊपर SIC की कंटेंशंस को रद्द किया और ये जो रिजर्व सीट्स थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एलोकेट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। अब उसके बाद 4 मार्च को उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी कर दिया और वो रिजर्व सीट्स उन पार्टीज़ को दे दी और अल्टीमेटली जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ किया 5-0 से 28 मार्च को तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर लीव ग्रांट की, पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट को सस्पेंड किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट टू अदर पॉलिटिकल पार्टी से उसको सस्पेंड किया। अब बुनियादी तौर पर कंट्रोवर्सी ये थी कि क्या SIC एंटाइटल है या नहीं है, या आइन उसको इजाज़त देता है या नहीं है। तो जब 12 जुलाई के जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली 13 मेंबर्स ने कहा कि SIC एंटाइटल नहीं है, लेकिन उसके साथ 8 मेंबर्स का एक फ़ैसला आया कि SIC तो अगर एंटाइटल नहीं है तो PTI जो है वो एंटाइटल है और वहाँ के ऊपर एक रिवर्स इंजीनियरिंग या एंटी क्लॉक प्रोसेस जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, जो आपका 18 फरवरी को क्लोज हो चुका था 3 दिन के अंदर अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, उसको रीओपन किया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ मामला भिजवाया गया और जो आर्टिकल 51 के नीचे जब SIC एंटाइटल नहीं है जिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, PTI को कहा गया कि ये 51 के अंदर क्वालिफाई करते हैं आर्टिकल 17 या आर्टिकल 187 की बुनियाद पे। और ये समझता हूँ कि सारा कुछ जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच थी, जुडिशल ओवर रीच थी और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया कि जब वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है और आपके सामने ना कोई पार्टी है, ना प्रेयर है, ना वो एजिटेट करती है और आप उसको वो सीट्स देते हैं, तो मेरा ये ख्याल ये है कि जब उस सारों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुए और जो 27 जून के जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि हमारा इख्तियार जो है वो ये है कि हम आइन और कानून के नीचे रह के फैसले करें। चूँकि जो पहला फैसला था उसने आर्टिकल जो 51 या 106 या सर्टन प्रोविजंस ऑफ लॉ थे ना सिर्फ उन्हें रिडेंडेंट कर दिया बल्कि कुछ ऐसी प्रोविजंस जो थी जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आई या रूल 94 के अंदर थी जिन्हें चैलेंज भी नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने 12 जुलाई के जनरल को सुने हुए और बगैर फेडरेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि 27 जून का जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक है और वो जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मिस्टेक्स की थी सुप्रीम कोर्ट ने उनको उन्होंने प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाई किया है। अब इसका डेफिनेटली जो है वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट भी आएगा और एक पॉलिटिकल भी आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट उसके अंदर ये आया है कि PTI के जितने भी बैक कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स हो गए हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 63A की डिफेक्शन क्लॉज उन पे लागू नहीं होती और उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट को एक 2/3 मेजॉरिटी इन सीट्स की वजह से मिल गई है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और KPK के अंदर जो इनको सीट्स कम आई हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिली हैं वहाँ के ऊपर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस जो है वो भी शुरू हो सकता है और वो जो सेनेटर्स वहाँ पे आएंगे वो भी एक बुनियाद बनेगी कि सेनेट के अंदर भी गवर्नमेंट को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर किया है PTI ने उसका फार कॉन्सिक्वेंस जो है उनकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी आएगा, लीगल पे भी आएगा और उसके बाद ये है कि उनकी असेंबलीज के अंदर प्रेजेंस की सूरत के अंदर आएगा। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो जो उनकी अपनी
अपनी मिस्टेक्स थी जो 2019 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के ना ऊपर, या उसके बाद 2022 को असेंबली के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है उसको गलत तौर पे आर्टिकल 95 को आर्टिकल 5 की बुनियाद पर रोकना, और उसके बाद जो दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का गलत टाइम के ऊपर डिसॉल्व करना बगैर रीजंस के, और पॉलिटिकल डायलॉग को छोड़ के सड़कों पे आना और गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटीज़ को जो है चैलेंज करना और क्रिटिसाइज करना, वो एक चीज़ ऐसी है कि मैं समझता ये हूँ कि जिसका पॉलिटिकली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली सेटबैक आया है, जिसका अब ये है कि अब पीटीआई बहुत वीक फुटिंग पे इस वक्त खड़ी हुई है, और बावजूद ये है कि अब उनके लेटर्स भी आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक अब कंफर्टेबल जोन के अंदर है, और उसका सारे का सारा जो है इनका पॉलिटिकल डायलॉग का ना करना और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल लीगल स्ट्रेटजी का ना होना है। बिल्कुल खोकर साहब, मुझे बताइएगा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अदालत ने जो रिजर्व सीट्स के हवाले से जिन 4 शराइत के बारे में जिक्र किया है, क्या ये पहले से वाज़ेह थी या अब पहली बार बाकायदा जो है इसकी वजाहत की जा रही है? देखें, जो आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 है वो कानून के अंदर बड़ा वाज़े है, और ना 26वीं आइनी तरमीम से पहले उसको चेंज किया गया था और ना 26वीं आइनी तरमीम के बाद छेद किया गया। ये उस वक्त आया था कि जब जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के अंदर रिज़र्व सीट्स जो थी विमेंस की इंट्रोड्यूस की गई और उसका एक मेकनिज़म जो है वो बनाया गया। तो प्लेन लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी वाज़े है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जिसकी असम्बली के अंदर प्रेजेंस है उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वीज़ा वर्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिर्फ उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की असेंबली, सेनेट या उसके बाद आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर सीट्स मौजूद हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी वाज़े लिखी हुई थी, तो मेरा ये ख्याल ये है कि 8 फरवरी के बाद पीटीआई को सोचना चाहिए था कि हमारा क्या एक एक्शन होगा। अब देखें ना, SIC जो है उसके 6 महीने इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा, उसकी प्रेजेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन में वो जाके कहते हैं कि हमने जनरल इलेक्शन लड़ा नहीं है। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की तरफ सेक्टेरियन की वजह से नहीं गए हैं, और फिर एक ऐसी हठधर्मी की तरफ चले गए कि जिसके अंदर अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे क्लेम भी नहीं किया। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो ये कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, मौजूद है, लेकिन आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 की क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं आती, चूंकि सिर्फ वही पार्टीज आती हैं जिन्होंने इलेक्शन कॉमन सिंबल पे इलेक्शन लड़ा हो, उनको 215 जो इलेक्शन एक्ट का उसका सर्टिफिकेट मिले 209 के मुताबिक, और उसके बाद एक भी सीट जीत के वो असेंबली के अंदर प्रेजेंस आए। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता था कि हमारी है नहीं है, तो एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए था, जो वाइज डिसीजन नहीं लिया गया, और उसका सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पे डाला जा रहा है। हालांकि अगर ये चीज़ें ये खुद सोच के करते, पॉलिटिकल डायलॉग से लेके 2019 के अंदर से लेके 2025 तक अपनी स्ट्रैटेजीज को रिविजिट करते, रीडिफाइन करते, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के आके इन रिजर्व सीट्स को एड्रेस करते, तो शायद इतना उन्हें लीगल या पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटबैक नहीं आना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अदालत ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 और रूल 95 की तौसीक की है, इसे क्या सियासी जमातों को किन मुश्किलात का या कौन सी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी? देखिए, हिना बड़ा वाज़े इस चीज़ के अंदर है कि रिज़र्व सीट्स का या मिनॉरिटी सीट्स का प्रोसेस उसी वक्त शुरू हो जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके सेक्शन 57 या बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक थोड़ी सी डिस्टॉर्शन की वजह से जो आवाज़ है वो नहीं आ रही, बट लाइक ठीक है, हमारे साथ लाइन पे है सर। जी खोकर साहब, आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो वो सेक्शन 104 के जी तो ही ना सेक्शन 104 के नीचे जो है वो सारा प्रोसेस है। अब ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, जब पीटीआई उस वक्त ऑपोजिशन में थी, इनकी कंसेंसस के साथ असेंबली में पास हुआ, और उसके अंदर रूल 92 से लेकर 94 एक पूरा प्रोसेस है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती और उसे सर्टिफिकेट्स नहीं मिलता, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन सिंबल उसे नहीं दिया जाता, तो वो डिसइंटाइटल हो जाएगी आर्टिकल 51 के अंदर जाके या आर्टिकल 106 के अंदर नेशनल असेंबली
या सूबाई असम्बलीज की सीट्स लेने के अंदर। तो ये वो एक ऐसी चीज़ थी, हालांकि इतने इनके स्टॉलवर्ड्स लॉयर्स भी हैं, पॉलिटिकल एक्यूमेन भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्हें इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए था वो उन्हें एड्रेस नहीं किया गया, और सिर्फ 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज करना और इन जजेस को क्रिटिसाइज करना, हालांकि रिजर्व सीट्स का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है उसके प्रिलिमिनरी प्रोसेस के अंदर भी ये शामिल थे, जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट आई उसमें भी शामिल थे, और आज तक जितने भी चीफ जस्टिस लगे हैं जो कल तक जो थे उसके अंदर भी सारे प्रोसेस के अंदर ये शामिल है। तो एक तरफ पॉलिटिकल डाइकॉटमी भी है, लीगल डाइकॉटमी भी है, आप 26वीं आईनी तरमीम को मानते भी नहीं हैं, और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के नीचे जितनी चीज़ें आई हैं आप उसका हिस्सा हैं। बुनियादी तौर पे इनका सेविंग ये था कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा इस मुल्क के चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के न बने, चूंकि उसकी बुनियाद उनके बगौल ये था कि गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी या इंटेंट थी, और 65 को 68 किया गया। जब ये चीज़ नहीं बनी और उस वक्त उन्होंने कहा कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जितनी हैयत बनी है या जिस प्रोसेस के अंदर आए हैं या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर गई हैं, उनके अंदर किसी न किसी हद तक इनकी कॉन्करेंस शामिल है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो कंट्रोवर्सी आ गई है, इनसाइड सुप्रीम कोर्ट का एक नया खड़ा होना, जुडिशल कमीशन के अंदर गवर्नमेंट की ज्यादा नॉमिनेशंस होना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर गवर्नमेंट्स की से ज्यादा होना, इसको जितनी जल्दी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या प्रोविंशियल हाई कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स हो, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन हो, और पाकिस्तान के आम आदमी के जो मसाइल या केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे हल करके पूरा जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म्स किया जाए, तो मेरा यह ख्याल है कि तब पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा होगा। 26वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट और उसके बाद जुडिशरी के अंदर तो एक बैलेंस आया है कि जुडिशरी ने जो असर्ट किया हुआ था जुडिशियल एक्टिज्म से लेके जुडिशियल ओवर रीच तक जो है उसको तो पार्लियामेंट ने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन आम आदमी को फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट को यह चाहिए कि अब उन्हें अक्सरियत मिल गई है, अपोजिशन के साथ मिलकर इस मुल्क के गवर्नेंस के निज़ाम को, जस्टिस के निज़ाम को, और इस मुल्क का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो आपकी कर्सेस हैं, लूप होल्स हैं, जिससे आम आदमी जो है उसका ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान की जुडिशियल रैंकिंग नहीं है, उसको एड्रेस करें, आउटडेटेड कॉलोनियल निज़ाम को चेंज करें, मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट करें, ताकि जेन्युइनली इस मुल्क के अंदर जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स आए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान के लोगों का फायदा हो और पाकिस्तान के जुडिशियल रैंकिंग जो है वो दुनिया के अंदर बेहतर हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि जुडिशल निज़ाम जो है उसकी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। खोखर साहब, मुझे बताइएगा कि इस फैसले के बाद जो है पार्लिमानी इत्तेहाद की बुनियाद पर रिजर्व सीट्स लेने का जो रास्ता है क्या वो बंद हो गया है? देखें, ये है कि रिज़र्व सीट्स के अंदर जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो आपका बनना था वो सारे के सारा बनना होता है कि जब इलेक्शन कमीशन आपको नोटिफाई कर देता है और उसके बाद आर्टिकल 51 के अंदर 3 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और वो स्ट्रेंथ जब बढ़ जाती है जो उस पॉलिटिकल पार्टी की जनरल असेंबली प्लस आपकी जो है जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आपका एक फॉर्मूला जो है वो असेंबली के अंदर, नेशनल के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर आता है। अगर वो कट ऑफ टाइम जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आप उसको छोड़ दें और उसके अंदर आप न करें तो फिर उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मिस्टेक किया था या ओवर रीच किया था कि जो एक आर्टिकल 51 के अंदर एक क्लोज टाइमिंग थी उसको एंटी क्लॉक किया गया, उसको रिवर्स किया गया, और वो जो रिवर्स करना था वो आर्टिकल 175(2) के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट जो है वो नहीं था। तो अब ये है कि जो इंडिपेंडेंट इस वक्त डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यानी कि अपने ही उस प्रोसेस की वजह से, हालांकि उन्होंने डिक्लेरेशंस भी दिए हुए हैं, और अगर एक जज साहब की आया भी ये है कि अगर कोई शख्स जो है अपना एक दफ़ा डिक्लेरेशन दे दे तो डिक्लेरेशन वापस नहीं ले सकता, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इनसाइड असेंबली ज्वाइन भी नहीं कर सकते,
इनका स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन उस स्टेटस के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कदगन है कि आप पार्टी के डिसिप्लिन के नीचे आएंगे या एज ए पार्लिमानी पार्टी के तौर पे कहलाए जाएंगे या आपका एज ए पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस होगा, वो सारी की सारी अम्ब्रेलाज जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और अगर कोई शख्स किसी प्रोसेस के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो असेंबली के अंदर जाता है और वो गवर्नमेंट को वोट्स देता है, तो उसके अंदर उस बुनियाद के ऊपर अगर उसे पहले डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, अब उसे डिस्क्वालीफाई जो है वो नहीं किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है। और यही वो बुनियादी वजह बनेगी असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कि गवर्नमेंट का, हालांकि गवर्नमेंट को 236 की मेजॉरिटी है, लेकिन अगर फर्दर भी ज्वाइन करें तो गवर्नमेंट कर सकती है या वो लोग जा सकते हैं, उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल कदगन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो मुमकिन है कि वो केपीके के अंदर आए कि चूंकि इनके आपस के इंटरनल डिफरेंसेस हैं और गवर्नर उन्हें यह कहे कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, चूंकि मैं ये समझता हूं कि शायद आपके पास हाउस का इत्मीनान नहीं है, तो वहां के ऊपर अगर इन मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने चीफ मिनिस्टर को वोट देना है और अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो नहीं आएगी। और अगर कोई नया कैंडिडेट खड़ा होता है और वो लोग उसको वोट देते हैं तो फिर भी डिफेक्शन नहीं आएगी। तो केपीके के हद तक मैं समझता हूं कि सीरियस लीगल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस जो है इस जजमेंट के बाद उनके लिए आ सकते हैं। खोकर साहब, जैसे आपने सूरत हाल देखी है कि पॉलिटिक्स की क्या सूरत हाल है, तो अली अमीन गंडापुर ने भी चैलेंज किया है इदारों को और कानून को भी कि उनकी हुकूमत जो है गिरा कर दिखाएं। तो आप इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं? देखिए बात यह है कि मैं समझता ये हूँ कि एज ए लॉ स्टूडेंट के तौर के ऊपर कि जब भी गवर्नमेंट के अंदर आप हों और आप इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर हों तो आपको सेंसिबल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2022 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था तो उस वक्त भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि मैं एक बॉल से 3 विकेट्स जो हैं वो गिराऊंगा। और फिर आप ये समझें कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है असेंबली में टेबल हुई तो यकदम जो है उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे उन्होंने आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर जो है उसको रद्द करवाया। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करके कहा, और वो आज तक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो एंड नहीं हो रहा। तो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी आप इन मिनिस्टर्स की जो पीटीआई के थे या प्राइम मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देखें तो वो सारे के सारा आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा कि होमवर्क नहीं है लेकिन मीडिया के ऊपर आके चैलेंजिंग है। और अभी भी मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स जो हैं जिस तरह ये कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ऑप्टिक्स के लिए हो सकता है। अगर उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है और उस प्रोसेस के अंदर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि जी वो उस सीट से अलहदा हो। और अगर जो है नया हाउस का लीडर इलेक्ट नहीं हो सकता, मेजॉरिटी नहीं है, तो असेंबली जो है वो नए इलेक्शंस की तरफ केपीके की चली जाएगी। अगर 136 की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस सक्सीड होती है या आर्टिकल 130 के नीचे चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले नहीं सकते। तो ये सारा कहना जो कल की उनकी स्टेटमेंट्स हैं या पीटीआई के लीडर्स की है, मैं समझता हूं कि सेंसिबल बिहेव करना चाहिए, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए, इनके लीडर को भी इसके अंदर सोचना चाहिए, असेंबली के अंदर जो है बिहेव ठीक करना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर ना कोई गवर्नमेंट अपनी जो है उसको गिराने से को रोक सकता है ना उसको बना के लिए वो कर सकते हैं। तो लिहाजा जब सारी चीजें जो हैं उसने एक प्रोसेस के अंदर जाना है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देना कि मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊंगा, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इस तरह सेट करना, मेरा ये ख्याल ये है कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे के शयान शान नहीं है। उन्हें इस चीज पे गौर करना चाहिए। हमारे एक इंपॉर्टेंट सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें उस तरह बिहेव करना चाहिए कि अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए या अपनी गवर्नमेंट के लिए जो है ऐसी तरीके करे जिससे एक वेलफेयर प्रोविंस के अंदर आए, ना कि उस सूबे के अंदर इंस्टेबिलिटी आए और उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो कोई और पॉलिटिकल या लीगल निकले। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान खोकर साहब माहिर कानून जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना था कि सिर्फ एक तकनीकी इस्लाही नहीं बल्कि आइनी हुक्मरानी और जमहूरी इदारों की सालमियत का मजबूत जो है दिफा है। अदालत ने इस अमर की वजाहत भी की है कि मखसूस नशिस्तों का हक उन्हीं जमातों को मिलेगा जो वाकई इलेक्शन लड़के से सामने आए हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से। कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म, रोशन दिमाग, पुरसकून रूह, ये ख्वाब ही नहीं, अब इस ख्वाब की जो ताबीर है वो करना आसान है। और ये कहा जाता है ये ख्वाब तभी आपका पूरा हो सकता है जब अच्छा खाएं, सोएं सही तरीके से और सोचें कम। और खाने को इस हिसाब से मंसूब किया जाता है जो हम खाते हैं वही हमारे जिस्म पे इफ़ेक्ट होता है, वही हमारी सोच पे इफ़ेक्ट होता है। तो ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़रूरी है, ग़िज़ा किस तरीके से खाई जानी चाहिए, ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, और एक पूरे कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है एक बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाती है और एक बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि हम वज़न बढ़ने से परेशान होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि सुस्ती होती है, बेचैनी होती है, कायली होती है और दिल चाह रहा होता है कि हर वक्त लेटे रहें। दिमाग जो है वो इजाज़त नहीं देता उठने की और जिस्म जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि वो दिमाग का साथ दे। तो ऐसी तमाम चीज़ों की रहनुमाई जो है एक माहिर हमें बता सकता है कि हमें अपने आप को कैसे बैलेंस तरीके से होके चलना चाहिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या सोचना चाहिए। और उसके साथ ये है कि अपने आप को कंप्लीट जो है अपनी अट्रैक्टिव किस्म की जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसे आपने हासिल करनी है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी जो कि स्लिमिंग कोच भी हैं, हिप्नोटिस्ट भी हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, लाइक ऑलवेज। बिल्कुल, आपके चेहरे पे स्माइल ही बता रही है कि आप ज़बरदस्त किस्म की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा सर कि आपने 32 बुक्स लिखी हैं और उन बुक्स में आपने स्पेशली जो वेल बीइंग के ऊपर बात की है। इंसान की वेल बीइंग होती क्या है? देखिए, जैसा कि मैं अपने इंट्रो में बताया कि हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, इसमें बॉडी है, हमारा जहन यानी नफ्सियाती कैफियत हैं, जज्बात, मुशाहिदात है और हमारी रूह है। जब तक इन सबको बैलेंस नहीं करेंगे लाइफ मज़े की नहीं है। आपने बेशुमार पैसे कमा लिए, पेट ऐसा बढ़ गया, आप कुछ खा पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, डॉक्टर ने सब चीज़ें बंद कर दी, उस पैसे को आप क्या करेंगे? बॉडी भी फिट है, खा भी ठीक रहे हैं, लेकिन गुनाहों में ऐसे उलझे हुए हैं कि आपकी रूह जो है वो पाकीज़ा नहीं रही, वंस अगेन आप फिर भी ठीक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, कल्ब को, जिस्म को, रूह को, इसे हम आहंग करना, ये कामयाब ज़िंदगी और कामयाब आखिरत की भी ज़मानत है। कामयाब आखिरत इसलिए कि जिस्म जो है ये मेरा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। तो अगर मैं अल्लाह ताला के तोहफ़े की ना कदरी करूँगा, ना शुक्री करूँगा, तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा इस चीज़ का। और अगर मैं इस तोहफ़े की कदर करूँगा तो यकीनी तौर पे मुझे और मिलेगा। लाइन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो और ज़्यादा दूंगा। तो जब मैं इस कल्ब का, जहन का, जिस्म का शुक्र अदा करूँगा तो यकीनी तौर पे मैं मज़ीद आगे जा सकूँगा। एनर्जी ज़्यादा होगी। आप अभी काम कर रही हैं, पता नहीं कितने घंटे आपने काम करना है, डोंट नो। यहाँ पहुँचने से पहले कितने घंटे की रिसर्च की आपने कि मैंने क्या क्या काम करना है, मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन की तो है ना। अब कुछ आदमी 2 घंटे के बाद थक गए, कोई 3 घंटे के बाद थक गए, और किसी ने 16-16 घंटे काम किया और उसकी भूख, काम करने की भूख ख़त्म नहीं हो रही। तो बताइए आगे कौन जाएगा? जो 3 घंटे में थक जाता है, जो 4 घंटे में थक जाता है, या जो 16-16 घंटे काम करने के बाद भी मज़ीद काम करना चाहता है। एजुकेशन में ले लें, एक बच्चा 4 घंटे पढ़ता है, एक 16 घंटे पढ़ता है, एक थक जाता है ना। स्पोर्ट्स में ले लें, एक आदमी 20 मिनट दौड़ के थक जाता है, बैठ जाता है, और एक आदमी ओलंपिक का रिकॉर्ड ब्रेक करता है। तो दोनों में फ़र्क तो है ना। तो वो फ़र्क कैसे पैदा होता है, ये मेरी फील्ड है। अच्छा, स्मार्ट वर्क की तो आप कैसे लेते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि मुसलसल काम से आगे जाना चाहिए? देखें, स्मार्ट वर्क इज़ द की, लेकिन कुछ लोग जब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि इसका मतलब है कि मेहनत बिल्कुल नहीं करनी। मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन पे, राइट टाइम पे, राइट एंगल पे की गई मेहनत स्मार्ट वर्क कहलाती है। जब हम नई जनरेशन को कहते हैं ना स्मार्ट वर्क इज द की, जहाँ पे सीढ़ियाँ भी हो, लिफ्ट भी हो, तो लिफ्ट का सहारा ले लो, दिस इज स्मार्ट वर्क। तो अब वो समझते हैं मेहनत करने की जरूरत नहीं रही, स्मार्ट वर्क की जाए। स्मार्ट वर्क में भी मेहनत है, असल में स्मार्ट वर्क है राइट डायरेक्शन में, राइट एंगल से, राइट टाइम पर मेहनत करना, ये है स्मार्ट वर्क। अच्छा डॉक्टर आरिफ साहब बताइएगा कि आपने कहा कि खूबसूरत ख़जाना है हमारा जो जिस्म है, तो इस ख़जाने को मेंटेन कैसे करना है, इस ख़जाने को कौन कौन सी अफादियत देनी है, कौन कौन सी ग़िज़ा देनी है, क्योंकि वज़न के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं हमारे साथ। अच्छा, अब ग़िज़ा 2 तरह की होगी। जब पूरी जिस्म की बात करेंगे, एक तो है जो आपने थॉट्स की शक्ल में अपने जिस्म को ग़िज़ा देनी है, क्योंकि जो जहन में जाएगा उसके मुताबिक बॉडी ने काम करना है। तो जो जहन को ग़िज़ा देते हैं वो क्या है, दूसरी जो जिस्म को ग़िज़ा देते हैं वो क्या है, और क्या ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि नहीं, इस पे पहले बात करते हैं। जो मैं बात करने लगूँ, कई लोग बातें करेंगे, मैं थोड़ी मुख्तलिफ करना चाहता हूँ, क्योंकि वेट कम करना है, सारों को पता है कि क्या क्या करना चाहिए, हर आदमी खुद एक मुशीर है जी। मैं आपको उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताना चाहता हूँ फूड के। जो भी स्लिमिंग कोच आएगा, फिटनेस कोच आएगा, न्यूट्रिशनिस्ट आएगा, वो बताएगा कि फास्ट फूड मत खाएंगे, सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
ऑर्गेनिक फूड खाएं, मैंने भी यही कुछ ही कहना है। तो इसमें नई बात कोई नहीं है। अब नई बात क्या है, मैं नया बताता हूँ क्या है कि फूड का आपकी नफ्सियाती कैफियत पे, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी आखिरत पे भी क्या असर होता है। मसलन आजकल बच्चों को बर्गर बहुत पसंद है, बड़े बड़े बर्गर्स, ठीक है ना। अब बर्गर इतना बड़ा होता है। अच्छा, अब मुझे एक दिन को बंदा बर्गर किंग ले गया, वो इतना बड़ा बर्गर जब मेरे हाथ में आया, अब मैंने सोचूं कि मैं इतने लोगों में बैठ के कितना मुंह खोलूंगा। अब अंदाजा करें जरा अपने हाथों को, जितने भी हमारे व्यूअर, इतना हाथ खोलें जरा अपना, और आप देखें शीशे के सामने बैठ के इसे बाइट करने के लिए आपको जानवरों की तरह मुंह खोलना पड़ेगा। आप इमेजिन कर रही हैं जरा कि जब बर्गर खाते हैं तो मुंह कैसे खुलता है। लेकिन जब आप अपना कॉन्टिनेंटल फूड खाती हैं उस वक्त आपके चेहरे की, जबड़े की जो कैफियत है वो क्या होती है। ग़िज़ा की हैत, उसके अज्जा और उसके खाने का अंदाज आप में नफ्सियाती तब्दीलियों का बाइस बनता है। अब आप एक एनिमल मोड में चले गए हैं वो खाते हुए, आगे ले लें आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं या कोई और इस तरह की चीज़ खा रहे हैं। अब जब उसे उठाते हैं ना तो उसमें से वो लंबी लंबी तारें उसकी चीज़ वगैरह की, मायनेज की निकल रही होती हैं, सॉसेस गिर रही होती हैं, आपके हाथों के ऊपर वो केचप लगी होती है, अब यूं करके उसे खा रहे होते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना जी, बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें भी आप देखें कि पहली बात तो ये है कि आपके हाथ, आपकी तमाम चीज़ें नफासत की अब आईनादार नहीं है, गंदगी की आईनादार हैं। साइकोलॉजिकली यू एक्सेप्ट इट कि खाने के लिए मुझे गंदे काम करने पड़े, अपने हाथों को गंदा करना पड़े। अब हाथों को गंदा करना रोज़ी में गंदा करना भी होता है, समझ ना, मेरे हाथ गंदे इस मामले में, वो उसके लिए भी चीज़ें तय हो रही होती हैं। जिस तरीके से वो सॉसेज यहाँ पे लटक रही होती हैं, उसके बाद वो खाते हुए ये सब खून पी रहे हैं। अच्छा, आप इमेजिन करते हैं साथ साथ जब ये फूड खा रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा सारा कुछ, ठीक है। उसका नतीजा ये होता है कि आपके अंदर हैवानी जबिल्लत ज़्यादा बढ़ती है। खाने का असूल ये, फास्ट फूड खाने से हैवान बन जाता है बंदा? नहीं, हैवानी जबिल्लत, क्योंकि आप मुंह देखिए, आप खाने की हैबिट्स है ना, वो नफ्सियाती तौर पे आपको बदल डालती हैं, ठीक है। अब हैवानों की तरह मुंह खोलते हैं पूरा। कभी तजर्बा तो करें, शीशे के सामने मुंह कितना फाड़ के वो खाना पड़ता है, तो क्या ये डिसेंट लगेगा? खाने का असूल है कि जब आप खाने की टेबल पे बैठे हैं ना, तो फूड शुड कम टू यू। ये आपने स्पून में उठाया और ये आपके मुंह तक आया, आपने ये नवाला तोड़ा और ये आपके मुंह तक आया। ये जो फास्ट फूड है, यू शुड गो टू फूड। आप यूं करके बैठे होते हैं, क्योंकि वो सॉसेज कपड़े में गिरेंगी आपकी सारी। अब यूं करके बैठे होते हैं ना, अब मुझे बताइए दोनों में से कौन सा डिसेंट है, कौन सा ज़्यादा ह्यूमन है, कौन सा ज़्यादा सोबर है। मुझे कहने की क्या ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये आपको एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पैदा होते हैं। अब जब लाइफ पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, जो भी रिश्ता है, आज जब इकट्ठे बैठ के इस तरीके से खाना खा रहे हैं, जब आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपना हुलिया ठीक करते हैं, खुशबुओं का इस्तेमाल करते हैं, ख्वातीन 2-3 किलो मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये सारा आप लोग, ये भी आप मेरे ख्याल से अपना आप थोड़ा सा वो निकाल रहे हैं कि मामले को हल्का रख लें, हल्के फुल्के मोड में ना। अच्छा, ये सारा क्यों करते हैं कि दूसरे के ऊपर अच्छा तासुर पड़े। इनफैक्ट अच्छा है। अच्छा, खाने के भी एटिकेट्स इस तरह से सिखाए जाते थे पहले घरों में। अब आप फास्ट फूड की जगह पे बैठे हुए हैं और आपके सामने आपकी बेगम है, बच्चे हैं, अब आप उसमें डिसेंसी कहाँ से लेके आए? डॉक्टर साहब, आप खाने को भी कह रहे हैं कि डिसेंट होना चाहिए, खाना और खाने का अंदाज डिसेंट होना चाहिए। आप सामने आमने सामने बैठे हुए हैं ना, जब आमने सामने बैठे हुए हैं तो आपके जो चेहरे के उस वक्त तासुरात हो रहे हैं, जिस तरीके से आप टूट पड़े हैं खाने के ऊपर, वो आपके अंदर की तबीयत। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी खाने में कितने इतने डिफरेंट किस्म के अज्जा होते हैं, वजन तो वैसे ही बढ़ता है, तो पाकिस्तानी खानों में कौन सी डिसेंसी आती है? खानों में पुलाव भी है, बिरयानी भी है, कोरमा भी है, हाथ भी गंदे हो रहे हैं, मुंह भी चीजें बाहर निकल रही हैं, उसमें कौन डिसेंसी है? कोरमा खा रहे हैं या जो आप चावलों की बात की, जो भी बात की, वो आप खाने को देखें कि कितना मुंह खुलता है। पहली बात है, मुंह कितना खुलता है आपका, और आप फूड के पास जाते हैं कि फूड आपके मुंह में आती है, यूं जाता है, ये यूं जाते हैं। ये डिसेंसी की बात हो रही है, मतलब बढ़ाने की बात बाद में होगी। अभी हम डिसेंसी की बात करें कि ये डिसेंसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट रखती है। अच्छा, उसके बाद आपके इंटीमेट रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं। ये क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी साथ साथ उस फील्ड में कदम रखता हूँ, तो मुझे वो भी थोड़े थोड़े आइडियाज़ हैं। ये तो डिसेंसी, वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं? जब आप दूसरों को उन हालात में देखते हैं जो नागवार होते हैं, गंदगी में देखते हैं हाथों को उसके, फिर आपके बढ़े हुए पेट, यहाँ से लटकती हुई पसलियाँ, झुर्रियाँ, तो आपका क्या ख्याल है, हम क्यों अच्छा लगना चाहते हैं दूसरों को? इंटीमेट रिलेशन में अच्छा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा नहीं लगेंगे तो इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप होंगे। फिर जो फास्ट फूड की अज्जा हैं वो आपके अंदर वो हार्मोन्स पैदा करते हैं जो चिड़चिड़ा करते हैं आपको, आप शॉर्ट टेम्पर होते हैं आप। अच्छा, देखें, कुदरत से जितना दूर होते चले जाएंगे, कुदरत से जितना दूर होते चले जाएंगे, उतना आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। ठीक है। जो आपने भी बात की वेट बढ़ने की, अपने बात की आपने जोड़ों के दर्द की बात कर लें आप, ये टेबल है, ये टेबल जो है ये बनी थी कि इसके ऊपर 100 किलो वजन रखा जाए, आप इस पर 200 किलो वजन रख दें। अब ये पहले आहिस्ता आहिस्ता शेक करने लगेगी, कमज़ोर होने लगेगी, इसके कील निकलने लगेंगे, फिर ये गिर जाएगी।
अब मेरा ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रक्चर है ये 70 kg के लिए बना हुआ है और मैंने इसमें 100 किलो वजन रखा हुआ है, तो फिर मसाइल कुछ अरसे के बाद पैदा होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरीके से जितनी बीमारियां आप कह रही हैं, वो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं क्या क्या, उनमें से 90 बीमारियां तो आपकी ओवरवेट की वजह से जन्म ले रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आपकी सुस्ती का बाइस बनती है, जो कि नहीं खानी चाहिए? देखें, मुख्तलिफ ना उसके मुताबिक फूड सेलेक्ट करनी चाहिए। पहले लोग कहते थे, पढ़ा जाता था कि सुबह का नाश्ता आपको बहुत हैवी डट के करना चाहिए, उसके बाद आपको लंच जो है थोड़ा कम करना चाहिए और रात का खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। ये आम रूटीन ये थी। अब आप अगर लाइफस्टाइल देखें आज का और उस वक्त का, पहले लोग खाना खा के खेतों में जाते थे, 4 घंटे हल चलाते थे, वो गोडी करते थे, द्रांति से काम करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। मैंने और आपने आके कैमरे स्क्रीन को फेस करना है। हमें माइंड अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए या हमें बॉडी में कार्ब ज़्यादा चाहिए? हमें तो माइंड अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए ना। अब हमें वो फूड सेलेक्ट करनी है जो हमारे काम से मुतल्लिक़ है, उन्हें वो फूड सेलेक्ट करनी चाहिए जो उनके काम से मुतल्लिक़ है। जिस तरह कहते हैं कि आमतौर पे लस्सी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ये गुनूदगी का बाइस बनती है। अब सुबह सुबह लस्सी के 2 गिलास पी के आया करें तो मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह कॉफ़ी लेता हूँ। क्यों? मुझे माइंड अलर्टनेस चाहिए। मैं आपको छोटा सा असूल बता देता हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर हैं वो अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक इसे मैनेज कर सकें। देखिए, 2-3 वेट को मैनेज करने के, अच्छा दिखने के दुनिया में 2-3 तरीके जो हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक को लो कार्ब कहते हैं, एक को कीटो डाइट कहते हैं, और एक जो आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग भी है। उसके बाद है कैलोरी डेफिसिट, कि आपको जितनी कैलोरीज बॉडी में चाहिए उससे आपको थोड़ा कम लेना चाहिए। अब हम बारी बारी इन पे बात कर लेते हैं। आखिरी वाले पे पहले बात इसलिए करते हैं कि सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूबे रवायत में है कि खाना भूख रख के खाया करो। मतलब है कि पेट भर के ना खाओ, भूख रख के खाओ। अब कैलोरी डेफिसिट आज 1500 साल के बाद भी यही कहता है कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की नीड है उससे थोड़ा कम खाओगे तो आप फिट रहोगे। वो कैलोरी डेफिसिट का फार्मूला यही है कि अगर आपको 2000 कैलोरीज की नीड है तो 1500 ले लो, 1600 ले लो, 1700 ले लो, कम खाओ। ठीक है। अच्छा, अब वो सैयदना रसूल करीम 1500 साल पहले ये बात बता रहे हैं कि भूख रख के खाओ। तो कैलोरी डेफिसिट का फार्मूला ये है कि आप अपना वजन देख लें कितना है, जो आपका आइडियल वेट होना चाहिए इन केजीज मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका 60 किलो वजन है तो ऑन एवरेज एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ 60 × 30 आपको 1800 डेली कैलोरीज चाहिए। 100-200 ऊपर नीचे हो जाता तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको चाहिए 1800 और आप 2800 ले रही हैं। ठीक है। तो फिर आपको 4-6 महीने के बाद चीजें फेस तो करनी पड़ेंगी। या आपको 1800 चाहिए और आप 600 ले रही हैं, तो फिर आपको उस तरह की ये तो आपका डेफिसिट हो गया, ये कैलोरी डेफिसिट हो गया। इसके बाद उसके बाद आता है लो कार्ब। ठीक है। हमारे अंदर को जिस्म में सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने का बायस बनते हैं ना, वो कार्ब्स बनते हैं। रोटी चावल आलू शुगर वगैरह, ये कार्ब्स हैं सारे के सारे। अब जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ है ना, उसमें तो ऐसा होना चाहिए कि 40 to 50% आप कार्ब्स लें, 25 to 30% चिकनाई लें और 25 to 30% आप प्रोटीन लें। ठीक है। लेकिन अब हमने जो पढ़ा ना, इन लोगों ने, डॉक्टर्स ने मेडिकल रैप्स के साथ जो पढ़ा, इन्होंने चिकनाई कर दी आपकी बंद, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है। इससे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो जितने हमारे व्यूअर ऐसा करें, हाथ खोलने बंद करें, आपको कड़क कड़क की आवाजें आएंगी। ये कड़क कड़क की आवाजें क्यों आ रही हैं? आपकी लुब्रिकेशन पूरी नहीं है, आप घी नहीं ले रहे, आप चिकनाई नहीं ले रहे। अच्छी चिकनाई, गुड फैट्स जो हैं, मतलब देसी घी लें, सरसों का तेल लें, जैतून का तेल लें, गुड फैट्स जो हैं वो जरूरी है, हेल्थ के लिए जरूरी, इसे माइनस ना करें। ठीक है। प्रोटीन लें, प्रोटीन आपके मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, कार्ब फौरी तवानाई के लिए जरूरी है। ठीक है। तो ये इसलिए ये बैलेंस डाइट है। जो कीटो पे जाते हैं वो कार्ब बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10%। कीटो को सर कहते हैं ना कि पीटो सर पीटो। हाँ, कीटो डाइट को तो यही कहते हैं। लोग फॉलो तो से भी करते हैं ना, लेकिन बेहतर यह कि अपनी बॉडी विजडम को पहचाने, उसके मुताबिक सेलेक्ट करें कि मेरा वेट क्या है, मुझे कितनी फूड लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ स्लिमिंग कोच थे, जिनका ये कहना है कि जो डाइट होती है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर डालती है और जो आप खाते हैं वही महसूस करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान
पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं मौसम के हवाले से। एक और मौसम सिस्टम मशरकी इलाकों में दाखिल हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तग़यानी का खदशा है। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात की सियालकोट, डेरा गाजी खान, राजनपुर, कराची समेत कई शहरों में बारिशें होंगी। तर्जमान महकमा मौसमियात का कहना है कि 8 से 11 जुलाई के दौरान कराची में शिद्दत से बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मलका कौसार मरी में भी बादल जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हरीपुर में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, 2 मकामात तबाह। मलबे तले दबकर 3 खवातीन जख्मी हो गईं। दूसरी जानिब लाहौर शहर में सूरज जो है बादलों के साथ चमकेगा, हवा चलेगी और गर्मी भी और हबस के साथ साथ जो है कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मौसमियात के मुताबिक जो है वो दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात नज़ीर अंजुम ज़ैगम साहब। तो उनसे पूछेंगे कि मौसम जो है वो किस करवट जो है रुख बदल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि खुशगवार मौसम जो है वो तो रहमत का बाइस है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ हमें जहमत ना हो। जी देखें, जैसा कि कल PMD ने एक वेदर एडवाइजरी इशू की है जिसमें बता दिया है कि इस वीकेंड से लेकर तकरीबन 11 तारीख तक मुल्क के अक्सर शुमाली इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कानात हैं, जिसमें कुछ इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। आपने अभी लाहौर की बात की, तो लाहौर में इस वक्त ऑफकोर्स सूरज है और हब्स भी है। नमी की तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की कैफियत भी है। ताहम कुछ बादल जो है इस वक्त लाहौर के मशरिक में मौजूद हैं, जो इस बात के इम्कानात हैं कि आज शाम तक जो है लाहौर में कुछ ना कुछ बारिश हो जाएगी। ज़ैगम साहब, ये बताइएगा कि ट्रैवल एडवाइजरी तो महकमा मौसमियात ने भी जारी कर दी है, PDMA भी जारी कर दी है, तो एडवाइजरी में फ्लड अलर्ट भी जारी किया है? देखें जी, मूसलाधार बारिश जब होगी, स्पेशली जो हमारे कैचमेंट्स हैं दरियाओं के, कश्मीर के इलाकों में जो है वो शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी हैं। इसके साथ साथ जो हमारे गलियात हैं या KPK के जो हमारे सियाहती मकामात हैं, इसी तरह GB में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो ऑफकोर्स जब बारिश होगी और कुछ इलाकों में जब शदीद मूसलाधार बारिश होगी तो आपके लोकल नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात बरकरार हैं, जिसको बता दिया। तो कौन कौन से इलाकों में जो सियाहती लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में कोई एडवाइजरी आई है? देखें जी, ना जाने की बात नहीं है। आप जो है जहां भी जा रहे हैं, करंट वेदर की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए जाइए, क्योंकि इन तमाम इलाकों में नेक्स्ट वीक और इस वीकेंड पे एक शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। स्पेशली जो गलियात का इलाका है या कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाके हैं, इसी तरह GB के जो अपर एरियाज हैं जिसमें कागान, नारान, सवात के एरिया शामिल हैं, यहाँ पर एक अच्छी बारिश के इम्कानात हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा ज़ैगम साहब कि हुकूमत की तरफ से कौन कौन सी एहतियाती तदबीर का कहा गया है या कोई कहते हैं ना कि इक़दामात हो रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी ट्रैवल करें वेदर एडवाइजरीज को मद्देनजर रखें। PMD की किसान ऐप डाउनलोड रखें, उस जो गूगल और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसपे विद द टाइम जो है वो नॉकास्टिंग शेयर की जाती है, अलर्ट्स इशू किए जाते हैं। इसके साथ साथ PDMAs ने DDMAs तक तमाम लोगों को जो है वो इस बात की जो है वो बता दी है कि जो एडवाइजरीज है वो शेयर करती हैं। और स्पेशली जो सयाह हजरात जो इन इलाकों से नावाकिफ होते हैं, कोशिश करें कि जो पानी की गुजरगाहें हैं उनसे दूर रहें। ज़ैगम साहब, ये बताएगा कि अभी पिछले दिनों देखा कि सवात में जो है कितना कि अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया, जो एक पूरी फैमिली जो है उसमें से कुछ ही अफराद जो है बच पाए, बाकी सब पानी के नज़र हो गए। तो इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए? देखें जी, अगर आप सवात वाक़े की बात करते हैं तो 26 तारीख से लेकर 30 तारीख के लिए एक ग्लॉफ इवेंट की उस इलाके में PMD ने एडवाइजरीज इशू की हुई थी, जो कि PDMA KP ने अपने जो DDMAs हैं उनको भी ये अलर्ट इशू कर दिया था, जो डिप्टी कमिश्नर लेवल तक तमाम लोगों को बता दिया गया था कि वो इस मोहतात रहें। तो मैं फिर वही बात करूंगा कि DDMAs और लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो इस सिलसिले में अपना काम कर रही हैं।
आखिर में बात फिर वही आती है कि सयाहों को भी चाहिए कि वो उनके साथ कॉपरेट करें, और क्योंकि लोग जो है ना बात मानते नहीं है। ये सिलसिला हमने बहुत जगह देखा है, जब अथॉरिटीज लोगों को किसी चीज से मना करती हैं तो लोग उस बात पे अमल नहीं करते हैं, हालांकि वो चीज उनकी बेहतरी के लिए होती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि और हमें जिस तरह पता भी है कि कराची में जो है मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है जो कि होंगी। कराची में जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ जो है प्रॉपर निकासी का सिस्टम ही नहीं है, और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो घरों तक मफलूज हो जाते हैं। उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर उनको करनी चाहिए, कैसे वो कम्यूट कर सकेंगे? देखें जी, फिल वक्त तो मैं यहाँ तस्हीह कर दूं कि अभी फिल वक्त आने वाले एक हफ्ते के दौरान कराची में किसी शदीद बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम हल्की बारिश या बूंदाबांदी के इम्कानात रहेंगे, और ऑफ कोर्स ही बात है कि कराची के लोग भी जो हैं वो इंतजामिया के साथ ताउन करते हैं, या जो आप बात कर रही हैं नदी नालों की सफाई या जो भी है वो तो गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट के। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ैगम साहब, ये बताइएगा कि जो मौसम पूरी पाकिस्तान में खुशगवार हो गया है, इसके साथ साथ अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजमात भी लाता है, बीमारियां भी जन्म होती हैं, इसके साथ साथ टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन तो होती है। तो उस हवाले से कुछ आप लोग कुछ बताते हैं सियाहतों को कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी है? देखें, जब भी आप कुछ इलाकों में जाते हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट हैं उनसे जरूर कंसर्न करें। ये उनकी जुरिस्डिक्शन है कि वो सयाहों को बताते हैं कि आपने अपने साथ क्या क्या चीजें रखनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इमरजेंसी किट होनी चाहिए कि अगर आपको चोट वोट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो जब बारिश होती है या मौसम खुशगवार होता है तो वहां का टेम्परेचर गिर जाता है, आपके पास जो है वो गर्म कपड़े वगैरह होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ है, जिनका कहना था कि मौसम जो है वो खुशगवार जो है हो गया है, मगर उस खुशगवार मौसम के साथ साथ एहतियाती तदाबीर करना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग पिकनिक्स के लिए जा रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अपने साथ फर्स्ट एड रखनी चाहिए और ट्रैवल एडवाइजरी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव एसेंस रखता है, और हमारे सोशल पेजेस पे ज़रूर जाएं न्यू पाकिस्तान के, और कंटेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।